बाधाओं को जानने के बाद, निःशस्त्रीकरण के मार्ग में क्या बाधाएं हैं ये जानने के बाद अगला बिंदु है हम जाने तो कि प्रयास क्या किए गए, क्या कोशिशें की गई, इन कोशिशों के रास्ते में क्या बाधाएं आई। ये तो हमने कुछ आधारभूत बिंदुओं पर समझ लिया। अब हम जरा कोशिशों की ओर नज़र डालें। कोशिशों की बात करें तो निःशस्त्रीकरण के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या प्रयास किए, जो सबसे बड़ा वैश्विक मंच है वहाँ क्या प्रयास हुआ, इस पर थोड़ा नज़र डालें। अर्थात एफर्ट्स रिगार्डिंग डिसआर्मामेंट। निःशस्त्रीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं डिसआर्मामेंट। डिस माने विदाउट, आर्मामेंट मतलब हथियार युक्त होना, बिना हथियार के, तो उससे बना एफर्ट्स रिगार्डिंग डिसआर्मामेंट विथ स्पेशल रेफरेंस टू यूएनओ। यूएनओ के द्वारा खास क्या प्रयास किए गए। तो यदि हम बात करें तो निःशस्त्रीकरण का वैसे तो इतिहास बहुत पुराना है, काफ़ी पहले से प्रयास चल रहा है। पहली बार वेस्टफेनिस संधि हुई थी, वेस्टफेनिस संधि, जिसमें सामरिक शक्ति को, सैनिक शक्ति को उसमें कमी करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण की बात कही गई थी। अब देखिए, ये घटना 1948 की है और 1945 का विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तबाही का मंजर पूरी दुनिया के सामने था, चाहे वे पराजित राष्ट्र हों, चाहे वे विजयी राष्ट्र हों, चाहे वह महाशक्ति अमेरिका और रूस हों या अन्य देश हों, सभी की हालत आर्थिक दृष्टि से बहुत पतली हो चली थी, बहुत बुरी हो चली थी, बहुत दुर्गति हो चली थी। विनाश और मौत ये चारों तरफ दिखाई दे रहा था। उसकी याद ताज़ा थी लोगों के मन में और इसीलिए विश्व युद्ध खत्म होते ही शांति के प्रयास होते हैं, हथियारों को कम करने के प्रयास होते हैं और उसी प्रयास की दिशा में ये 1948 की संधि में नियंत्रण की बात की जाती है। उससे पहले भी 1918 से 99 में और 1907 में हेग सम्मेलन, द हेग, HAGUE, द हेग, वहाँ भी संधियों इस दिशा में बात करने की कोशिश होती है। युद्ध दोनों विश्व युद्धों के बीच में भी जो लीग ऑफ नेशंस बना था, जो पहली अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले, वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रेरणा स्रोत द लीग ऑफ नेशंस ही था, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद हुई। तो इस काल में भी निःशस्त्रीकरण के लिए बहुत प्रयास हुए, चाहे लीग ऑफ नेशंस के मंच के माध्यम से, इन संधियों के माध्यम से, या बुद्धिजीवियों, विचारकों और राजनीतिज्ञों के द्वारा अलग अलग रूप से प्रयास किए गए। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये प्रयास बहुत बढ़ता है और इसी का परिणाम था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, अर्थात उसके मूल जो सिद्धांत हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर एक नज़र डालें आप। इस चार्टर में निःशस्त्रीकरण की बात को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये इस बात को साबित करता है कि लोगों के लिए निःशस्त्रीकरण का मुद्दा एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया था। ये बात दूसरी है कि उस समय निःशस्त्रीकरण के मायने हथियारों का ना होना था, लेकिन आज निःशस्त्रीकरण का बदलता रूप सामने आ रहा है, जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रयास किए, उस दिशा में जो पहला प्रयास था वह चार्टर में दूसरी धारा में ही निःशस्त्रीकरण की चर्चा कर दी गई। ये इस बात को साबित करता है कि निःशस्त्रीकरण उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था उस काल के लोगों के लिए। चार्टर में निःशस्त्रीकरण के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी
महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों पे डाली गई। जहाँ तक महासभा और सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ इन संस्थाओं की बात है या इन विभिन्न कार्यालयों की बात है, इसका अध्ययन आप संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस अध्याय में विस्तार से देख सकते हैं, देख चुके होंगे। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयास, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1946 में अणु शक्ति आयोग का गठन किया, अणु शक्ति आयोग की स्थापना की। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि अस्त्र शस्त्रों को कम करने की योजना बनाई जाए और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के माध्यम से आणविक शक्ति का सदुपयोग करने का प्रयास किया जाए। अस्त्र शस्त्रों की होड़ को कम करने के लिए 1947 में परंपरागत शस्त्रों से संबंधित एक आयोग स्थापित किया गया। तो इस प्रकार यूएनओ अपने प्रारंभिक वर्षों में ही निःशस्त्रीकरण की दिशा में सतत रूप से बढ़ रहा था। तीसरा प्रयास होता है जनवरी 52 में, जब उसकी 6ठी महासभा होती है। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य होता है उसके तहत परमाणु ऊर्जा आयोग आता है, पारंपरिक हथियार आयोग आता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1952 में ये जो दो आयोग 1948-49 में बने थे, इन्हें हटाकर, या 46-47 में जो बने थे, इन्हें हटाकर अब एक निःशस्त्रीकरण आयोग बना दिया जाता है और ये दोनों आयोग इसमें मर्ज कर दिए जाते हैं। 1954 में सुरक्षा परिषद में रूस एक प्रस्ताव लाता है और सुझाव देता है कि सभी राष्ट्र मिलकर इस समस्या का हल करें। यह सुझाव था और उस सुझाव के तहत उसका एक सुझाव और था, वह था कि सैनिकों की संख्या में कटौती करने का प्रयास। जैसे रूस और अमेरिका, चीन, इन्हें 10 लाख से 15 लाख कम करें, फ्रांस और इंग्लैंड 6 लाख से 7 लाख अपने सैनिक कम करें और जो दूसरे देश हैं वो 2 लाख तक सैनिक रखें। अर्थात अधिकतम सैनिकों की संख्या पर लगाम का प्रयास। रूस, चीन, अमेरिका 15 लाख से ज़्यादा नहीं, फ्रांस, इंग्लैंड 6-7 लाख से ज़्यादा नहीं और अन्य देश 2 लाख से ज़्यादा नहीं। तो एक तरीके से एक प्रयास तो शुरू हुआ और यदि इनसे ज़्यादा हो सैनिक तो उन्हें डिसबैंड कर दिया जाए। 5वां प्रयास 1955 में जेनेवा शिखर सम्मेलन, और शिखर सम्मेलन मतलब विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन। ये निःशस्त्रीकरण की दिशा में सार्थक प्रयासों को साबित करता है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने एक खुले आसमान की योजना बताई। खुले आसमान की योजना के तहत सैनिक योजनाओं का आदान प्रदान, पारस्परिक वायु परीक्षण का प्रस्ताव। रूसी प्रधानमंत्री निःशस्त्रीकरण के समाधान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव। वही एजेंसी जिसको लेकर देश की सार्वभौमिकता और राष्ट्रहितवाद के मुद्दे पर बहुत से देश नाराज हो गए थे और इराक के साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार हुआ था। लेकिन प्रस्ताव तो आया था जो इस बात को साबित करता है कि तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष चिंतित तो थे इस समस्या से, बढ़ते हुए शस्त्रों के जखीरों की समस्या से। भारत भी इसमें पीछे नहीं था। दिसंबर 56 में निःशस्त्रीकरण के संबंध में उसने जो प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव के तहत उसका इशारा भारत में परमाणु अस्त्र शस्त्रों के परीक्षणों को रोकने का ही नहीं बल्कि नष्ट करने का भी प्रस्ताव था। भारत बहुत आगे बढ़ गया। केवल रोकना ही नहीं बल्कि नष्ट करने का प्रस्ताव। भारत का ये प्रस्ताव
दुर्भाग्य से अमेरिका द्वारा खारिज किया जाता है। नष्ट करने की बात पर अमेरिका को आपत्ति होती है और वही अमेरिका अन्य देशों से CTBT पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाता है। इसीलिए CTBT और NPT तर्कसंगत नहीं लगा लोगों को, न्यायपूर्ण नहीं लगा राष्ट्रों को। 7वां प्रयास, निःशस्त्रीकरण आयोग की उपसमिति ने जून 57 में सम्मेलन बुलाया। 3 सुझाव, पहला अंतर्राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, दूसरा वर्षों तक परमाणु बमों का परीक्षण न किया जाए, तीसरा इन सुझावों को समुचित रूप से क्रियान्वित किया जाए, अर्थात इसके क्रियान्वयन पर भी नजर रखी जाए। 8वां सितंबर 57 भारत अपना तीसरा प्रस्ताव रखता है जिसमें निःशस्त्रीकरण को लेकर वह 3 बिंदु सामने रखता है संयुक्त सभा में। पहला, व्यवस्थित रूप से निःशस्त्रीकरण समझौते को तैयार किया जाए, ऑर्गेनाइज्ड वे में, अर्थात निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर एक ढांचा, संस्थागत ढांचा बने। दूसरा, धीरे धीरे ही सही लेकिन परमाणु अस्त्रों शस्त्रों को समाप्त किया जाए, अर्थात उन्हें नष्ट किया जाए। तीसरा, इनके उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाया जाए। ये भारत का प्रस्ताव था, उस भारत का जो समय परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में नहीं था, उस भारत का जिसे गुलामी से स्वतंत्रता पाए मात्र 10 वर्ष ही हुए थे। वो अब इस स्थिति में आ गया था कि परमाणु संपन्न देशों को निःशस्त्रीकरण की दिशा में क्या उपाय करने चाहिए, ये सुझाव दे रहा था। अगला प्रयास जो 9वां है, विदेश मंत्री सोवियत संघ 1957 में वे कुछ सुझाव देते हैं तत्कालीन महासचिव को, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को। उस समय महासचिव थे डॉग हैमरशोल्ड। निःशस्त्रीकरण के संबंध में कुछ सुझाव, और उस सुझाव में उन्होंने कहा था कि निःशस्त्रीकरण आयोग जो बनाया गया 1952 में, उसकी सदस्य संख्या 12 से बढ़ाकर 15 की जाए। उसके बाद अगला, ख्रुश्चेव जो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे, 1960 निःशस्त्रीकरण के संबंध में फिर से 3 स्तरीय योजना की बात होती है और ये योजना काफ़ी विस्तार से बताई गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका माना गया था और सोवियत संघ की तरफ ओर से यह प्रस्ताव आया था। ये इस बात को और अंडरलाइन करता है कि एक महाशक्ति भी अब निःशस्त्रीकरण के मुद्दे पर अपनी सहमति दे रही है और विचार रख रही है। ख्रुश्चेव का जो प्रस्ताव था उसे विश्व मंच पर उसका स्वागत किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से वही क्रियान्वित नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि अमेरिका और अमेरिकी खेमे के 40 देश उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो प्रस्ताव प्रारंभ में ही दफन कर दिया गया। 1962 में जिनीवा में संपन्न होता है 71वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें निःशस्त्रीकरण के साथ साथ और कई बातों पर विचार किया गया, लेकिन असफल। 12वां प्रयास, 1961 में राष्ट्रपति कैनेडी, अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी, परमाणु परीक्षण समाप्ति संधि पर हस्ताक्षर करने, परमाणु प्रयोग रोकने अंतरिक्ष में और उनके उत्पादन को रोकने से संबंधित एक प्रस्ताव रखते हैं। इस बार ये प्रस्ताव, इस तरह का कुछ प्रस्ताव अमेरिका से आता है, एक महाशक्ति से आता है तो दूसरी महाशक्ति इसका विरोध कर बैठती है। ख्रुश्चेव, सोवियत संघ ने प्रस्ताव रखा था तो अमेरिका ने विरोध किया। अब अमेरिका कुछ प्रस्ताव रखता है तो सोवियत संघ उसका विरोध करता है। ये शीत युद्ध की कहानी है, वो दास्तां है जिसने शीत युद्ध के 40-50 वर्षों में पूरे विश्व में बहुत तनाव पैदा कर दिया था और इसके लिए यही 2 देश जिम्मेदार थे। ये प्रस्ताव भी, जॉन एफ कैनेडी का प्रस्ताव भी खारिज हो गया, पारित नहीं हो पाया। जुलाई 1963 मॉस्को में सम्मेलन
125 देश जुटते हैं और उनमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। लिमिटेड करने के लिए, सीमित करने के लिए एक अणु संधि होती है जिसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका पहली बार संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हैं। ये घटना है 1963 की एक बहुत बड़ी सफलता। अनवरत प्रयास के बाद 1946-47 से चल रहे प्रयास के बाद 1963 में सफलता मिलती है जब ये तीनों देश राजी होते हैं और 125 देशों का इसको समर्थन मिलता है। 14वीं घटना, निशस्त्रीकरण आयोग 1965 रूस के एक प्रस्ताव पर अधिवेशन बुलाता है जिसमें 114 देश आते हैं। भारत भी अपना सुझाव रखता है। 15वां, 61 तटस्थ राष्ट्र नवंबर 65 में संयुक्त राष्ट्र समिति में एक प्रस्ताव रखते हैं जिसे काहिरा सम्मेलन की व्यवस्था को लागू करने से जोड़ा गया। काहिरा सम्मेलन में कुछ बातें तय हुई थी, उसको लागू करने की बात से इसका संबंध था और इस सम्मेलन में 17 राष्ट्र शामिल हुए थे जिसे काहिरा सम्मेलन कहते हैं। ये वाला जो सम्मेलन हुआ था वो 8 माह तक चला था और उसका मुख्य मुद्दा था निशस्त्रीकरण का। आप समझ सकते हैं कि कितना अहम होता जा रहा था ये मुद्दा, लेकिन दुर्भाग्य से उतना ही उत्पादन, शस्त्रों का उत्पादन बढ़ता भी जा रहा था। अगला बिंदु, बाह्य आकाश संधि अर्थात स्पेस। वहाँ पर शांति की दिशा में एक प्रयास होता है, एक रचनात्मक संधि पर हस्ताक्षर होता है बाह्य आकाश को लेकर। ये होता है 1966 में। इसमें अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ये इस बात पर सहमत होते हैं कि बाह्य आकाश में न्यूक्लियर वेपन्स ले जाना मना रहेगा, निषिद्ध रहेगा। ना वे ले जाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, ना कि कोई अन्य देश ही ले जा पाएगा। तो बाह्य आकाश के मामले में, स्पेस के मामले में एक समझौता, प्रभावशाली समझौता होता है। 1966 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी उसने परमाणु अस्त्रों के प्रसार और निर्माण पर नियंत्रण का प्रस्ताव रखा जिसे परमाणु अप्रसार संधि 1968 के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ, शॉर्ट में NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT बहुत प्रसिद्ध संधि थी। ये संधि निशस्त्रीकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था और लैंडमार्क ईयर 1966 जब बाह्य आकाश को लेकर भी एक बहुत अच्छी संधि होती है और 1966 में ही NPT भी सामने आता है। लेकिन ये जो संधि थी दुर्भाग्य से कोई वास्तविक हल इसका नहीं निकल पाया। ये केवल एक तरीके से अप्रसार के लिए संधि थी। अगला, परमाणु अप्रसार अर्थात नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की जो मुख्य बात थी वो थी कि आणविक राष्ट्रों का दायित्व होगा कि वे गैर आणविक राष्ट्रों को आणविक ज्ञान और आणविक शस्त्रों का प्रसार न होने दें। ये आणविक राष्ट्रों का दायित्व, जो परमाणु संपन्न देश हैं, परमाणु हथियारों से लैस हैं, उन पे ये जिम्मेदारी डाली गई कि गैर परमाणु लैस देशों पर वे नियंत्रण रखें। किस बात का नियंत्रण? कि उनके पास आणविक हथियार ना आए, उनके पास आणविक ज्ञान भी ना आए। इसको लेकर विश्व में काफ़ी मजाक हुआ और जो गैर आणविक देश थे उन्होंने इसे न्यायोचित नहीं माना। दूसरा, ऐसे सभी गैर आणविक राष्ट्र जो NPT पर हस्ताक्षर करेंगे उनका ये अधिकार होगा कि वे आणविक शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए ज्ञान एवं सामग्री आणविक अस्त्रों से प्राप्त करें। ये इस संधि का दूसरा बिंदु था। इस संधि का एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि आणविक राष्ट्र गैर आणविक राष्ट्रों को जो NPT पे दस्तखत कर दिए हैं उन पर किसी संभावित आणविक हमले की स्थिति में सुरक्षा देंगे। अर्थात गैर आणविक राष्ट्र आणविक राष्ट्रों पर निर्भर हो जाएंगे। निर्भर होना चिंता नहीं है,
चिंता है इन आणविक राष्ट्रों के बीच की राजनीति का खामियाजा इन गैर आणविक राष्ट्रों को भुगतना पड़ेगा। और चौथा इस संधि का मुद्दा था गैर आणविक राष्ट्रों को अपने आणविक संस्थाओं के निरीक्षण करने, पर्यवेक्षण करने की सहमति देनी होगी, ताकि आणविक राष्ट्र सुनिश्चित कर सकें इस इंस्पेक्शन परीक्षण के माध्यम से कि आपके पास कहीं आणविक हथियार तो नहीं आ गए, आप कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हो जो संधि के विरोध में हो। और साथ में ये भी कहा गया कि ये काम जो है परीक्षण का, निरीक्षण का काम, वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु शक्ति अभिकरण करेगा, एक संस्था करेगी जिसका काम होगा इन देशों में देखना, उदाहरण इराक। और फिर उसके बाद क्या हश्र हुआ इराक का दुनिया जानती है। भारत सहित अधिकतर देशों ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एनपीटी भेदभावपूर्ण संधि थी। और ये इनकार करना एक बहुत बड़ा कदम था। इनकार करना मतलब इन परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एक तरीके से उनका विरोध करना, उनको चैलेंज करना। पर भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। और इस प्रकार निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में ये वाला जो समझौता था वह कुछ देशों पर ही लागू हो पाया जिन्होंने हस्ताक्षर किया। इसके अलावा न्यूक्लियर मुक्त समुद्र तल संधि हुई 1971 में, जिसमें समुद्र तल पे या समुद्र में किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा। सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ताएं हुई, जिसे हम सॉल्ट टॉक्स कहते हैं, SALT, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, जो अमेरिका और रूस के बीच में बहुत हुई। इसके कई दौर हुए और ये शीत युद्ध का काल था। समाचार पत्र सॉल्ट की से संबंधित खबरों से भरे रहते थे। एक और जहां रूस और अमेरिका के बीच में तकरार की खबरें रोज पेपर में आती थी, वहीं दूसरी ओर पृष्ठभूमि में ये शांतिपूर्ण बैठकों का भी जिक्र होता था। और इसमें सॉल्ट ट्रीटी 1972 बहुत महत्वपूर्ण थी। सॉल्ट ट्रीटी 2 दूसरा होता है 1979 में। उसके बाद अगली संधि होती है मध्यम दूरी प्रक्षेपास्त्र संधि, जो 1987 में होती है। ऐसे कई प्रयास हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले, और उसके बाहर तो हो ही रहे थे। ये सारे प्रयास जिसका अंत में मैंने जिक्र किया, ये बड़े सकारात्मक रहे। इन्हें हम पॉजिटिव मान सकते हैं, क्योंकि इसके निश्चित रूप से कुछ परिणाम निकले। निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ आगे बढ़े। बहुत से देशों ने जो इसके हिस्सा बने, अपनी शस्त्र भंडार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, लेकिन निशस्त्रीकरण के उद्देश्य को हम नहीं पा सके, इसमें कोई दो मत नहीं। उससे हम काफ़ी दूर रहे, उल्टा हम विनाश की ओर बढ़ते ही रहे। थोड़ा हम CTBT की बात करें। NPT की तो बात हो गई, उसके बिंदुओं को समझ लिया और वो कितना न्यायोचित था, किस बातों को लेकर आपत्ति थी, इसको समझ लिया।